ध्यान से सुनना बात को, अगर मैं इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो पूछूं आपसे, तो डायरेक्शन रेशियो कितने हो गए, इंक्लिनेशंस ऑफ बी वेक्टर डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया, आप ये वाला डायरेक्शन बोलो वो भी ठीक है, वेक्टर का डायरेक्शन डील करना हो तो भी डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन से कर सकते हो, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन से डील करोगे तो बिल्कुल यूनिक बात मिलेगी आपको, है ना। वेक्टर पता चल गया लाइन के पैरेलल, तो आपको लाइन का डायरेक्शन पता चल गया, ए रेशियो बी रेशियो सी। चैप्टर इज 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, ठीक है। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री को जब हम पढ़ेंगे तो हमें जो नॉलेज रिक्वायरमेंट होगी वो होगी एक तो कोऑर्डिनेट सिस्टम की और वेक्टर्स की बेसिक नॉलेज की जरूरत होगी, ठीक है। तो वेक्टर्स की बेसिक नॉलेज अपने को हो गई है, वेक्टर पूरा अपन ने पढ़ लिया, कोऑर्डिनेट सिस्टम भी अपन ने पढ़ लिया, है ना। अपने को कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत होगी, कोऑर्डिनेट सिस्टम का पता होना चाहिए। 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम से अपन अच्छे से अवेयर हैं, हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के बारे में समझ लिया है, हमने एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स प्लेन के बारे में समझ लिया है, ठीक है। सारी बातें अपने को पता है। 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम की हमें जरूरत होगी और वेक्टर्स की हमें जरूरत होगी, ठीक है ना। ये हैं रिक्वायरमेंट्स हमारी 3D ज्योमेट्री को बहुत शानदार तरीके से सीखने के लिए। 2 रिक्वायरमेंट है बस अपनी, और वेक्टर में भी बेसिक जो वेक्टर है, बेसिक बातें जो है वेक्टर के बारे में, है ना। डॉट क्रॉस के बारे में जो बातें हमने सीखी हैं, है ना, फंडामेंटल बातें वेक्टर के बारे में सीखी हैं, तो सबका यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे 3D ज्योमेट्री में डिफरेंट डिफरेंट चीजों को सीखने के लिए, ठीक है। अब 3D ज्योमेट्री में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, 3 डायमेंशनल फिगर तो बहुत होते हैं। प्लेन को 3 डायमेंशन में हम देख सकते हैं, सिलेंडर होता है 3 डायमेंशनल फिगर, कोन होता है, स्फीयर होता है। 3 डायमेंशनल फिगर बहुत सारे हैं, मगर हम जो समझने वाले हैं 3 डायमेंशन में, एक तो 3 डायमेंशन में पॉइंट और पॉइंट से रिलेटेड बातें समझने वाले हैं। उसके बाद फिर हम स्ट्रेट लाइंस 3 डायमेंशन में कैसा बिहेव करती हैं, क्या इक्वेशन होती है, पॉइंट का लाइन से क्या डिस्टेंस होता है, 2 लाइन के बीच में क्या एंगल होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखी जाती है, ढेर सारी बातें हम करने वाले हैं लाइंस को लेकर के। और फिर हम सीखेंगे प्लेन्स। तो हम वैसे तो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री बहुत बड़ी है ना, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, अपने आप में एक सब्जेक्ट है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, लेकिन हमारे सिलेबस में पॉइंट है, स्ट्रेट लाइंस है एंड प्लेन्स है। सिर्फ 3 टॉपिक अपने को पता होने चाहिए, ठीक है। और ये जो तीनों टॉपिक्स हैं इनको डील किया जाएगा वेक्टर्स एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करके, ठीक है। हम ये सोच रहे होंगे कि 3D ज्योमेट्री बिना कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करके भी सीखी जा सकती है क्या, बिल्कुल सीखी जा सकती है, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगी। स्फीयर को तो एनालाइज कर सकते हो आप बिना कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके भी, है ना, करते भी थे, है ना। मेंचुरेशन किया होगा आप लोगों ने, है ना। स्फीयर आता था, हेमिस्फीयर आता था, सिलेंडर आता था, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ज्योमेट्री है, वैसे भी डील की जा सकती है, मगर कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करके डील करते हैं तो चीजें बहुत फास्ट सोल्व होती हैं, ठीक है। तो खैर, मुद्दे की बातें ये है कि हमें पॉइंट, स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन समझना है, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम वापस से याद दिला दूं आपको कि स्टैंडर्ड तौर पे हम इसको एक्स एक्सिस मानते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमारी पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गई, ये हमारी पॉजिटिव जेड एक्सिस हो गई, यहाँ पे ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी नेगेटिव वाई एक्सिस हो गई, और ये हो गई नेगेटिव जेड एक्सिस, ठीक है। नेगेटिव एक्स एक्सिस को एक्स डैश लिख देते हैं, नेगेटिव वाई एक्सिस को वाई डैश लिख देते हैं, नेगेटिव जेड एक्सिस को जेड डैश लिख देते हैं, है ना। ये हमारा हो गया ओरिजिन, इसको बोलते हैं राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। बता चुका हूं आपको, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं इसको। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या है कि यहाँ पे सारी एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक्स वाई जेड पे परपेंडिकुलर है, वाई एक्स जेड से परपेंडिकुलर है, जेड एक्स वाई से परपेंडिकुलर है, तो इसको बोलते हैं राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। इस एक्सिस का नाम
इस एक्सिस का नाम, इस एक्सिस का नाम, ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स जेड प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन है, बातें अपन सारी जानते हैं। ठीक है, आप अगर टू डायमेंशन ज्योमेट्री को याद करने का प्रयास करो तो हमने टू डायमेंशन ज्योमेट्री में सबसे पहला टॉपिक क्या सीखा था? पॉइंट। फिर पॉइंट तो बेसिक है ही, वो तो सब जगह यूज होता है। फिर हमने स्ट्रेट लाइन सीखा था, है ना? तो अगर आप स्ट्रेट लाइन चैप्टर की मेमोरीज को रिकलेक्ट करने की कोशिश करो तो स्ट्रेट लाइन चैप्टर में सबसे पहले हमने ये सीखा कि स्लोप क्या होता है, मतलब डायरेक्शन को समझा था वहां पे, है ना? स्लोप को सीखा था ना भाई। टू डायमेंशन ज्योमेट्री में हमने एक लाइन का सबसे पहले इंक्लिनेशन सीखा, फिर इसका स्लोप समझा, है ना? स्लोप समझ के फिर स्लोप से पता चलने लगा हमको दो लाइन के बीच में एंगल क्या होगा, लाइन पैरेलल होंगी क्या, स्लोप बराबर है तो लाइन पैरेलल है, m1 m2 -1 है तो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, लाइंस की रिलेटिव जानकारी हुई और फिर हमने इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ी और आगे इस प्रकार से चैप्टर हमने सीख लिया टू डायमेंशन ज्योमेट्री में। कहने का मतलब स्लोप से चैप्टर की शुरुआत हुई थी। स्लोप क्या बताता है? लाइन का डायरेक्शन बताता है, बताता है कि लाइन कितना एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही होगी। यहां पे भी हमें डायरेक्शन सीखना होगा, बताना। मैं यहाँ पे स्लोप के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि भाई हमारी शुरुआत टू डायमेंशन ज्योमेट्री में भी गौर से अगर देखें तो स्लोप सीखने के साथ हुई थी, मतलब डायरेक्शन ऑफ लाइन सीखने के साथ हुई थी। बिल्कुल उसी प्रकार से हम 3D ज्योमेट्री में भी जो हमारे कॉन्सेप्ट्स की शुरुआत कर रहे हैं वो डायरेक्शन सीखने के साथ कर रहे हैं। हमें एक लाइन का डायरेक्शन पता होना चाहिए, निकालना आना चाहिए। अगर हम लाइन के डायरेक्शन को समझने लायक हो गए तो हम लाइन को समझने लायक हो जाएंगे। क्योंकि एक लाइन का मैं डायरेक्शन बता दूं आपको कि जी एक लाइन इस डायरेक्शन में है और इस बिंदु से पास करती तो लाइन तो फिक्स हो गई। तो 3D में भी लाइन का डायरेक्शन मुझको पता चल गया। देखो सेम डायरेक्शन में तो बहुत सारी लाइन हो सकती हैं, है ना? तो सेम डायरेक्शन में बहुत सारी लाइन हो सकती हैं, लेकिन एक बिंदु भी फिक्स कर दूं कि इस बिंदु से पास होने वाली और इस डायरेक्शन में कितनी लाइन है, फिर तो एक ही लाइन है। तो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में भी अगर डायरेक्शन पता है और एक बिंदु पता है तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकल जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्शन समझते हैं क्या होता है। अब डायरेक्शन हमें दो चीजों का समझना है, पहले वेक्टर का डायरेक्शन समझना है और फिर लाइन का डायरेक्शन समझना है। ठीक है, ये जो पूरी जर्नी हमारी 3 डायमेंशन ज्योमेट्री की होने वाली है इसमें वेक्टर और स्ट्रेट लाइंस दोनों बातों को अलग अलग समझना है, क्योंकि वेक्टर तो अपनी शिफ्टिंग अलाउड होती है, वेक्टर का एक डायरेक्शन होता है। स्ट्रेट लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन में शिफ्टिंग अलाउड नहीं होती, स्ट्रेट लाइन तो जहां है वहीं है। ठीक है, तो वेक्टर का इस्तेमाल करके स्ट्रेट लाइन हम सीखेंगे, लेकिन वेक्टर स्ट्रेट लाइन दो अलग अलग बातें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेक्टर के डायरेक्शन को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वापस बना लेता हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम को। ये बना लिया मैंने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को। ठीक है, देखें एक बार आप लोग, है ना? तो ऐसा कुछ सीन बना लिया मैंने। ठीक है, अब एक वेक्टर है ना? एक वेक्टर है वी वेक्टर, है ना? ऐसे करके एक वेक्टर है, यूं करके। ठीक है, तो भाई ड्रॉ तो ऐसा ही करना पड़ेगा मेरे को। तो वी वेक्टर जो है, वी वेक्टर है मेरा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, ये वेक्टर है ना? एक और केस ले लेता हूं जिसमें, एक और केस ले लेता हूं जिसमें मैं स्ट्रेट लाइन बना लेता हूं एक। ठीक है, एक जगह मैंने वेक्टर बना दिया, एक जगह मैं स्ट्रेट लाइन ले लेता हूं। ठीक है, ठीक है जी, तो मैं एक स्ट्रेट लाइन यहां बना रहा हूं। ठीक है, अब की बार मैंने एक स्ट्रेट लाइन लिख दी यहां पे। ठीक है, अगर आप देखेंगे स्ट्रेट लाइन को, तो स्ट्रेट लाइन का आप ये वाला डायरेक्शन बोलो वो भी ठीक है, आप ये वाला डायरेक्शन बोलो तो वो भी ठीक है। देख के नहीं लग रहा कि दो वेक्टर को जोड़ रखा है, दो वेक्टर को तो जोड़ रखा है। तो स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में ये डायरेक्शन ऑफ लाइन बोल दो, ये बात भी ठीक है, ये वाला डायरेक्शन बोल दो, ये बात भी ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन को दो डायरेक्शन में से कोई एक डायरेक्शन का इस्तेमाल करके आप लाइन का दिशा बता सकते हो। ठीक है जी, वेक्टर का यूनिक डायरेक्शन होता है ना? स्ट्रेट लाइन के बोल सकते हैं दो डायरेक्शन होते हैं, है ना? अपने को फील करने के लिए, ठीक है, बोला जा सकता है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था आपको, मैं ये कह रहा था मेरा एक वेक्टर है वी वेक्टर,
अगर मुझको एक वेक्टर का डायरेक्शन फिक्स करना है तो मैं कहता हूं कि डायरेक्शन फिक्स तो ये ए बी सी का जो रेशो है इससे फिक्स हो जाता है। ए रेशो बी रेशो सी, ये खास किस्म का रेशो है। अगर ये फिक्स है किसी वेक्टर का तो मैं कहता हूं उसका डायरेक्शन फिक्स हो गया। इस बात से सहमत हो क्या? क्योंकि ये जो ए रेशो बी रेशो सी है, ये इसके अलावा किसी दूसरे वेक्टर का आएगा ना तो वो भी सेम डायरेक्शन में ही होना चाहिए। ये बात कहने का प्रयास कर रहा हूं मैं। अगर कोई वेक्टर है मेरे पास, ये v1 वेक्टर ले लेते हैं। अगर कोई वेक्टर है मेरे पास, ध्यान से सुनना बातों को, एक वेक्टर ले लेता हूं v2। देखो v2 वेक्टर देखो आप, ये v2 वेक्टर है। v2 वेक्टर पता कैसा होगा? बिल्कुल v1 वेक्टर के ही डायरेक्शन में यूं आगे तक होगा। होगा कि नहीं होगा? और उसका भी देखो, ये जो रेशो है ये a रेशो b रेशो c है। तो मैथमेटिशियन लोगों ने कहा कि ये तो बहुत ही सिंपल है डायरेक्शन बताना। तो अगर आपको एक वेक्टर का डायरेक्शन बताना है तो आप जो है, आप उस वेक्टर में ये जो x y और z है, मेरे x y और z कंपोनेंट हैं, आप इनका रेशो लिख दीजिए। और कहा कि ये जो रेशो है ये डायरेक्शन बताता है, तो इस रेशो को नाम दे दिया डायरेक्शन रेशो। रेशो जो डायरेक्शन बताता है ना। तो हम यहां पे सबसे पहले सीख रहे हैं डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन रेशोज क्या होते हैं, और डायरेक्शन रेशोज हम वेक्टर के और डायरेक्शन रेशोज हम स्ट्रेट लाइंस के दोनों का जिक्र करेंगे। ठीक है। तो अगर मैं कहूं आपको कि इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशो क्या है, तो क्या क्या कहोगे आप? ए रेशो बी रेशो सी। ठीक है। और अगर मैं कहूं कि एक लाइन है मेरी, ये वाली है ना, और इस लाइन के ऊपर ही v1 वेक्टर चढ़ा हुआ है, ये या v वेक्टर जो भी है, ये v वेक्टर है, v1 वेक्टर, हाँ v1 वेक्टर चढ़ा हुआ है। तो अगर मैं इसके, ध्यान से सुनना बात को, अगर मैं इस लाइन के डायरेक्शन रेशो पूछूं आपसे, तो डायरेक्शन रेशो कितने हो गए? ए रेशो बी रेशो सी बोल दो, या माइनस ए रेशो माइनस बी रेशो माइनस सी बोल दो। वो तो रेशो है ना, रेशो में तो 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई कर लो, -1 से कर लो, -2 से कर लो, कर ही सकते हैं अपन। ठीक है। इंटरेस्टिंग बात सुनना ध्यान से आप, कि डायरेक्शन रेशो जो क्वांटिटी है, मैं एक बात कह रहा हूं, डायरेक्शन रेशो जो क्वांटिटी है वो डायरेक्शन बताता है लाइन के, ना कि वेक्टर के। जैसे आपने ए रेशो बी रेशो सी लिख दिया ना, तो यही रेशो इस वेक्टर का भी है। बिल्कुल इसके जो ऑपोजिट वेक्टर होगा v2 वेक्टर, वो होगा -ai कैप -bj कैप -ck कैप। इसका डायरेक्शन रेशो देखोगे तो -a -b-c, या यूं कहें a रेशो b रेशो c। आप 1:2 बोल दो या -1:-2 बोल दो, बात तो एक ही है। अरे समझ में आ रही क्या नहीं आ रही? तो मैं ये कहता हूं कि ये रेशो पता चल जाता है तो लाइन का डायरेक्शन पता चल जाता है। तो लाइन का डायरेक्शन बताने के लिए बहुत ही कामयाब चीज है ये, बड़ी यूजफुल चीज है ए रेशो बी रेशो सी। समझ में आ रही बात? वेक्टर का डायरेक्शन पूछना चाहो आप इस रेशो से, तो ये रेशो बोलेगा कि भाई हमें नहीं पता वेक्टर का डायरेक्शन ये वाला है कि ये वाला है, हाँ ये जरूर बता देंगे दोनों में से ही कोई वेक्टर है, ये बता देगा, है ना। तो वेक्टर के बारे में अगर आप इस रेशो से जानकारी लेना चाहोगे तो ये रेशो बोल देगा कि जी वेक्टर जी तुम या तो इस डायरेक्शन में मिलोगे या इस डायरेक्शन में मिलोगे, यूनिकली हम बता नहीं सकते। ठीक है ना। लाइन के बारे में तो कह ही दिया आपने, भाई यूं कह लो या यूं कह लो। तो एक लाइन का एक यूनिक डायरेक्शन रेशो होता है और एक डायरेक्शन रेशो के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक लाइन होती है। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो मुझे बता दीजिए,
आगे चलेंगे फिर। बिल्कुल ठीक है। तो ये ए रेशो बी रेशो सी क्या हो गया, ये हो गया डायरेक्शन रेशो ऑफ द लाइन, है ना। ये हो गया डायरेक्शन रेशो ऑफ द लाइन, ये डायरेक्शन रेशो हो गया लाइन का। ए रेशो बी रेशो सी, ए रेशो बी रेशो सी इज द डायरेक्शन रेशो को डी आर बोला जाता है और रेशोज बोला जाता है, डायरेक्शन रेशोज, ठीक है ना। तो डी आर्स बोलते हैं ऐसे करके, है ना। ए रेशो बी रेशो सी इज द डी आर्स डायरेक्शन रेशोज ऑफ द लाइन, ऑफ द लाइन, कौन सी लाइन, जिसके पैरेलल वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप हो, है ना। डायरेक्शन रेशोज ऑफ द लाइन whose parallel vector is, whose parallel vector is ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने डायरेक्शन को निकालने के लिए, डायरेक्शन को समझने के लिए डायरेक्शन रेशोज को समझ लिया। अगर आपको डायरेक्शन रेशो की जानकारी है तो आपको लाइन के डायरेक्शन का पता है, ठीक है ना। Corresponding to a direction ratio, there will exist a unique straight line. Corresponding to a straight line, there will be a unique direction ratio. Clear है। अगर मैं कह दूं कि जी एक वेक्टर है एक लाइन के पैरेलल, तो आप बोलोगे कि मुझको तो उसका डायरेक्शन पता चल जाएगा, है ना। वेक्टर पता चल गया लाइन के पैरेलल, तो आपको लाइन का डायरेक्शन पता चल गया, ए रेशो बी रेशो सी। क्लियर है जी बात एकदम, ठीक है। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ आप, मैं आपको दे रहा हूं 1:2:3, है ना। मैंने आपको दे दिया ये डायरेक्शन रेशो एक लाइन का, ये है आपका डायरेक्शन रेशो ऑफ अ लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन, है ना। लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं होता भाई, इन 3 डायमेंशन। तो इस डायरेक्शन रेशो वाले कितनी लाइंस होंगी, इनफाइनाइट लाइंस होंगी, है ना, इनफाइनाइट लाइंस होंगी ना। तो इस डायरेक्शन रेशो वाले तो ऐसे करके इनफाइनाइट लाइंस होंगी। चलो जी, बहुत ही बढ़िया। तो इसका मतलब सेम डायरेक्शन रेशो वाली इनफाइनाइट लाइन एग्जिस्ट करती है ना। ये बात अपने को पता चल गई। अब मैं आपको एक बात कह रहा हूं, अब मैं एक और बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि एक लाइन है 3D में जिसका डायरेक्शन रेशो है A1 रेशो B1 रेशो C1, और एक दूसरी लाइन है 3D में जिसका डायरेक्शन रेशो है A2 रेशो B2 रेशो C2, और लाइंस पैरेलल हैं। तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 में बताओ क्या कंडीशन होगी, है जी। अगर लाइन पैरेलल है तो दोनों रेशो को क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। और दोनों रेशो सेम तब हो सकते हैं जब A1/A2 B1/B2 और C1/C2 हो, ठीक है। क्योंकि हो सकता है यहां पे इसने 1:2:3 लिख दिया और चालाकी दिखाने के लिए यहां पे ये 2:4:6 लिख दे, तो रेशो तो वही है, लेकिन आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि 1:2 के बराबर है, 2:4 के बराबर, 3:6 के बराबर। आप यही बोलोगे कि भाई 1/2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 3/6, ऐसा ही बोलोगे ना। कहीं चालाकी से इसने इस रेशो को क्या पता 2 से 3 से 4 से -1 से -2 से मल्टीप्लाई कर दिया हो, तो भाई हमें इस बात का तो ध्यान रखना है। तो अगर दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियो कोई दे दे मुझको, है ना, और कह दे कि लाइंस मेरी पैरेलल हैं, तो आप बोल दो भी पैरेलल लाइन है, डायरेक्शन रेशियो आपने दे दी, तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई पैरेलल लाइन की कंडीशन, ठीक है ना। ये लाइन है L1 लाइन, इस लाइन को मैं बोल देता हूं L2 लाइन, है ना, है ना। अगर ये हो जाएगा देन L1 विल बी पैरेलल टू L2, L1 लाइन और L2 लाइन पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। अगर कोई मुझको बोल दे कि जी डायरेक्शन रेशो पता है दो लाइंस के और दोनों हैं परपेंडिकुलर, ध्यान से सुनना, ये वाली लाइन है मेरी L1, इसके जो डायरेक्शन रेशो हैं वो है A1 रेशो B1 रेशो C1, ये लाइन है मेरी L2,
इसके डायरेक्शन रेशो है A2 रेशो B2 रेशो C2, लाइन है परपेंडिकुलर, तो क्या कंडीशन होगी A1 B1 C1 A2 B2 C2 में, है जी? तो अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि इनके अलोंग जो वेक्टर हैं, इसके अलोंग जो वेक्टर है और इसके अलोंग जो वेक्टर है ये भी क्या रहे होंगे, परपेंडिकुलर रहे होंगे। और इसके अलोंग वेक्टर कौन सा है, A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप। इसके अलोंग जो वेक्टर है ये कौन सा है, A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। और ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा तो हम बोलेंगे कि जी A1 A2 डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता है तो हम बोलेंगे देन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। L1 L2 क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। तो मैं यहां से बताना चाहता हूं कि डायरेक्शन रेशोज को देख करके आप बता सकते हो लाइन मेरी पैरेलल है, लाइन मेरी परपेंडिकुलर है, या क्या सिचुएशन बन रही है। क्लियर है ये बात, ठीक है। अच्छा, ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि डायरेक्शन रेशो जो है ना, लाइन के लिए तो बिल्कुल एकदम एक लाइन का एक यूनिक डायरेक्शन रेशो है, मगर बात जब वेक्टर की आती है तो एक डायरेक्शन रेशियो के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक वेक्टर नहीं आ रहा। ये बात मैथमेटिशियन लोगों को खटकती रही कि यार एक डायरेक्शन रेशियो के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक वेक्टर नहीं आ रहा। तो मैथमेटिशियन लोगों ने कहा कि चलो डायरेक्शन के लिए एक नया प्रोडक्ट निकालते हैं, एक नई चीज निकालते हैं। तो मैथमेटिशियन लोगों ने सोचा कि एक नई चीज निकालते हैं डायरेक्शन के लिए। वो चीज निकल गई तो भाई हम ऐसा निकालना चाहते हैं कि ये एक वेक्टर के लिए एक ही हो या इसके करस्पॉन्डिंग एक ही वेक्टर हो। तो उन्होंने एक नई चीज निकाली, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन रेशियो तो समझ में आ गया अपने को। अब हम दूसरा टूल सीखने का प्रयास कर रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। सुनिए जरा बात को ध्यान से। तो हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस का क्या काम है, डायरेक्शन कोसाइंस का काम है डायरेक्शन बताना। किसके, वेक्टर के। पूछोगे तो वेक्टर के बता दिए जाएंगे और लाइन के पूछोगे तो लाइन के बता दिए जाएंगे, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो का क्या क्या काम है, वो उसका काम भी डायरेक्शन बताना है। डायरेक्शन कोसाइन भी डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन रेशियो भी डायरेक्शन बताता है। हमें डायरेक्शन किससे बताना है, आपको जिससे मजा आए। आप डायरेक्शन रेशियो का इस्तेमाल करके डायरेक्शन में डील करना चाहो वो भी ठीक, डायरेक्शन कोसाइन का इस्तेमाल करके डायरेक्शन में डील करना चाहो वो भी ठीक, ठीक है। बहुत बार डायरेक्शन रेशियो बहुत यूजफुल, बहुत सिंपल पड़ता है। कुछ जगहों पे डायरेक्शन कोसाइन बहुत सिंपल पड़ता है। तो जहां पे जो सिंपल पड़ेगा, जो यूजफुल पड़ेगा, जो डिमांड होगी, उसका इस्तेमाल कर लिया करेंगे। तो डायरेक्शन में डील करने के लिए सबसे सिंपल और सबसे बेहतरीन टूल डायरेक्शन रेशियो हमने सीख लिया। दूसरा टूल डायरेक्शन कोसाइन है, हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे भी मैं कुछ सीन ऐसे ही करने वाला हूं कि जी सुनना जरा ध्यान से। मेरी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस है, ठीक है ना, ऐसा कुछ करके है ना। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई, नेगेटिव जेड। मैंने ले लिया जी एक वेक्टर ले लिया, ये ले लिया एक वेक्टर, ध्यान से सुनना बात को। ये ले लिया एक वी वेक्टर ले लिया, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, है ना। मैथमेटिशियन लोगों ने पहले डिफाइन किया इंक्लिनेशन ऑफ दिस वेक्टर। क्या डिफाइन किया, इंक्लिनेशन ऑफ वी वेक्टर। चलो, इंक्लिनेशन नहीं, इंक्लिनेशंस, एक इंक्लिनेशन नहीं होता यहाँ पे, है ना। इंक्लिनेशंस ऑफ वी वेक्टर डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया, उन्होंने कहा कि भाई सुनिए जरा बात को, ये जो वेक्टर है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ध्यान से सुनना, उस एंगल को अल्फा का नाम दीजिए। अल्फा स्टैंडर्ड बना रखा है नोटेशन, एक्स के साथ बनने वाले एंगल को ही अल्फा का नाम देना है, वाई के साथ बनने वाले को अल्फा का नाम नहीं देना। जो एक्स के साथ बनाए उसी को क्या नाम देना है, अल्फा। और ये वेक्टर जो वाई के साथ एंगल बना रहा है इसको क्या नाम देना है, बीटा।
और ये जो वेक्टर है ये z के साथ जो एंगल बना रहा है इसका नाम रखना है अपने को गामा। ठीक है, तो अल्फा क्या है? एंगल मेड बाय द वेक्टर विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स के साथ वाले एंगल को अल्फा नहीं बोल देना है आपको, नहीं। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा जो है उनके बारे में लिख देता हूं यहां पे। अल्फा मेरा क्या है? एंगल मेड बाय वी वेक्टर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, बीटा है एंगल मेड बाय वी वेक्टर विद पॉजिटिव वाई एक्सिस। आपको पता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस खुद एक वेक्टर है, पॉजिटिव वाई एक्सिस खुद एक वेक्टर है, पॉजिटिव जेड एक्सिस खुद एक वेक्टर है। तो दो वेक्टर के बीच में एंगल तो यूनिक होता है ना भाई। एंगल मेड बाय वी वेक्टर विद पॉजिटिव जेड एक्सिस। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूं जो अल्फा है, अल्फा की जो वैल्यू है जीरो हो सकती है क्या? कभी जीरो हो सकती है अल्फा की वैल्यू? बिल्कुल हो सकती है। अगर ये वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाए तो अल्फा जीरो हो जाएगा, बीटा भी जीरो हो सकता है, वाई एक्सिस के अलोंग हो जाए तो गामा भी जीरो हो सकता है। ठीक है, तो जो अल्फा है वो जीरो हो सकता है, तो अल्फा जीरो या उससे बड़ा होगा। ठीक है, बीटा के साथ भी ऐसा ही है, जीरो है उससे बड़ा होगा, गामा के साथ भी ऐसा ही है, जीरो है उससे बड़ा होगा। मैक्सिमम वैल्यू कितनी अचीव कर सकते हैं ये? मैक्सिमम वैल्यू देखो, ये वेक्टर जो है, ये वेक्टर जब ऐसे हो जाएगा तो x के साथ मैक्सिमम एंगल पाई बना सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर सकते हैं पाई। तो जो इंक्लिनेशंस हैं, इंक्लिनेशंस अल्फा बीटा गामा जो हैं, इनकी वैल्यू वेरी कर सकती है जीरो से पाई तक। ठीक है, तो इंक्लिनेशंस ऑफ वी वेक्टर हमारे हो गए थे अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, ओके जी। अब यहां पे कुछ बातें हमें और नोटिस करनी है ना। अगर मैं कहूं अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, कितना बोलोगे? अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? अल्फा प्लस बीटा नहीं कर सकते आप, अल्फा प्लस बीटा को जोड़ना ही बहुत खराब बात है। देखिए ये कुछ ऐसा सीन हो रहा है, ये भी वेक्टर है ना, तो ये मेरी एक्स एक्सिस है, तो अल्फा तो देखिए आप, अल्फा अल्फा तो ये वाला एंगल है और बीटा मेरा ये वाला एंगल, अलग अलग प्लेन के एंगल नहीं है? एक एंगल कुछ ऐसा हो, दूसरा एंगल कुछ ऐसा हो, ये दोनों एंगल जोड़ना अपने आप में ही एक खराब बात है। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सुना है आपने? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है कि स्केलर होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी पढ़ते हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हो, एंगुलर एक्सेलरेशन भी पढ़ते हो। हाँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखो शब्द में डिस्प्लेसमेंट है। हाँ, अब वो तो मैं समझ गया, वो ज्ञान वो वाला तो मेरे पास भी है। मैं तो सीधी सीधी पूछ रहा हूं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कि स्केलर है? क्या कह रहे हो? बस मुझे इतना बताओ, वेक्टर है कि स्केलर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? चलो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कि स्केलर है, इसके ऊपर कभी मुझे याद दिलाना, सिलेबस वगैरह कंप्लीट हो जाए तो इस पे एक डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा मैं तुम लोगों को। एक बहुत बड़े महान लेखक, फिजिक्स के जानकार ने काफी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी थी, तो तुम्हें वो वाली एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं। ठीक है ना, अच्छा डिस्कशन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। खैर, यहाँ पे वापस आते हैं अपन। तो देखो दो अलग अलग प्लेन के जो एंगल होते हैं ना, उनको मुंह उठा के जोड़ते नहीं है ऐसे, किनको जोड़ दिया ऐसे। एक प्लेन के एंगल हो ना, ये लो एक प्लेन के एंगल्स हैं ऐसे करके, है ना, इनके साथ कुछ कर सकते हो आप, छेड़खानी कर सकते हो। तो यहाँ पे बस मैं इतना कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अल्फा बीटा गामा के साथ आप अपना जो मैथमेटिक्स करते हो जनरल, वो नहीं करना इधर। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कुछ कर दिया, अल्फा प्लस बीटा कर दिया, ना ना ना। अल्फा प्लस बीटा ये दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम में, लेकिन वेक्टर कुछ ऐसा है, अल्फा ये वाला एंगल है, बीटा ये वाला एंगल है, 90 डिग्री तो बिल्कुल भी नहीं होगा ये। ठीक है, और बल्कि थोड़ा ध्यान से देखो, यहां अगर बिल्कुल इस प्लेन में होता ये वेक्टर, तो अल्फा बीटा कितना होता? जोड़ोगे तो 90 डिग्री होता। इस वेक्टर को प्लेन से बाहर लाओगे,
इस वेक्टर को जैसे ही प्लेन से बाहर लाओगे, आपको लगता है अल्फा बीटा में से एक को तो बढ़ाना पड़ेगा अपने को, है ना? तो अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री नहीं बोलना अपने को, ठीक है? हाँ, तो ये बात अपने को समझ में आ गई भाई कि अल्फा बीटा गामा जो है वो अलग अलग प्लेन के एंगल्स हैं। ये समझ में आ गया। तो मुझे एक बात और बता दो यहाँ पे कि अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन तो मैंने बताया नहीं अभी तक मैं इंक्लिनेशन अल्फा बीटा गामा बता रहा हूं आपको, ठीक है? तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस v वेक्टर के ऑपोजिट माइनस v वेक्टर जो होगा उसके इंक्लिनेशन भी अल्फा बीटा गामा होंगे या बदल जाएंगे? बदल जाएंगे, क्योंकि देखो अब ये वाला वेक्टर x के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, पाई माइनस अल्फा। सहमत हो तो बताओ जरा आप, है ना भाई? ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो ये अल्फा है, तो इसके साथ देखो ये एंगल पॉजिटिव एक्स के साथ ये वाला एंगल देखो आप, तो ये और ये जोड़ पाई मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो ये पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा एंगल बना रहा है एक्स वाई और जेड के साथ। ठीक कह रहा हूं मैं? अरे ठीक कह रहा हूं क्या? ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो वेक्टर कोप्लेनर होते हैं, ऐसा सोचो, ये वाला वेक्टर और जेड एक्सिस एक प्लेन में होंगे, ये वाला वेक्टर भी उसी प्लेन में होगा, तो उस प्लेन के अंदर एक गामा बन चुका है, तो बचा हुआ तो पाई माइनस गामा ही बचेगा, ठीक है? तो अगर एक वेक्टर के इंक्लिनेशन अल्फा बीटा गामा है, तो जस्ट उसके ऑपोजिट वेक्टर के इंक्लिनेशन पता करना आ गया आपको, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा होंगे। तो यहां पे मैं ये कहना चाहता हूं कि एक वेक्टर है तो उसका अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा का सेट फिक्स हो जाएगा। क्या ये बात ठीक है? फॉर अ यूनिक वेक्टर देयर विल बी यूनिक अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा का सेट, और एक अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा फिक्स कर दोगे तो उसके करस्पोंडिंग एक ही वेक्टर मिलेगा अपने को। भाई आपने एक्स के साथ एंगल अल्फा फिक्स कर दिया, इसके साथ वाई के साथ आपने बीटा फिक्स कर दिया, जेड के साथ आपने गामा फिक्स कर दिया, तो एक ही वेक्टर रहेगा भाई फिर तो। अगर आप उस वेक्टर को थोड़ा छेड़ोगे तो अल्फा बीटा गामा में से कुछ तो छूटेगा, सेम अल्फा बीटा गामा तो नहीं हो सकता। और ऑपोजिट वेक्टर का अल्फा बीटा गामा भी अलग हो गया, ये बात भी हमने देख ली यहां से। तो मैं कहना चाहता हूं फॉर अ वेक्टर एक सेट ऑफ इंक्लिनेशंस मिलेगा, या यूं कहें एक सेट ऑफ इंक्लिनेशंस के करस्पॉन्डिंग एक ही वेक्टर मिलेगा अपने को। तो बिल्कुल डायरेक्शन की बहुत ही सटीक नॉलेज नहीं दे दी इसने अल्फा बीटा गामा ने, ठीक है? तो मैथमेटिशियन लोगों ने कहा कि यार अल्फा बीटा गामा का कोस ले लो, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा को बोला डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि डायरेक्शन तो अल्फा बीटा गामा ने ही दे दिए थे। अगर आप एक वेक्टर का अल्फा बीटा गामा फिक्स कर दो, डायरेक्शन तो पता चल गए थे, ठीक है? कोसाइन ले लिया उनका, कोस ले लिया। क्यों ले लिया कोस उनका? अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज को स्टडी करना और कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा की वैल्यूज को स्टडी करने में कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा की वैल्यूज को स्टडी करना ज्यादा इजी होता है, तो इसलिए उन्होंने इसका कोस ले लिया और बोला कोस को इस्तेमाल करो। उन्होंने कहा कि कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा ले लो आप। अल्फा बीटा गामा क्या है? इंक्लिनेशंस हैं, इंक्लिनेशंस का ले लो कॉस, इंक्लिनेशंस का कोस ले लो, ये बन गए डायरेक्शन कोसाइंस, ये बन गए डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस को शॉर्ट में डीसीज बोलते हैं, डीसीज। डीसीज किसके हैं? वेक्टर के। एक वेक्टर में एक सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन होगा, एक सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन के करस्पॉन्डिंग एक ही वेक्टर मिलेगा अपने को। एक ही वेक्टर का मतलब एक ही डायरेक्शन मिलेगा अपने को। समझ में आ रही है बात अपने को? तो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा यहाँ पे मुद्दे की बात है ना? वहां पे ए रेशो बी रेशो सी का खेल था, यहाँ पे कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा का खेल है। मेरे मन में तो एक सवाल आया था कि मैथमेटिशियन लोगों ने साइन क्यों नहीं लिया, डायरेक्शन साइन क्यों नहीं बनाया? हाँ, साइन बनाते तो देखो, कोस बहुत सोच समझ के बनाया उन्होंने। उन्होंने कहा अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी है ना? अगर आपने साइन ले लिया तो साइन लेने में प्रॉब्लम क्या है कि साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, और साइन इस वेक्टर के डायरेक्शन को साइन का साइन लोगे ना, तो साइन पाई माइनस अल्फा पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा का साइन भी तो साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा हो गया। तो फिर तो
दो वेक्टर का सेम डायरेक्शन साइन आ जाता अगर डायरेक्शन साइन बनाते तो। ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो साइन और कोस बहुत बेसिक एंगल होते हैं, तो बेसिक एंगल में साइन तो लेना नहीं है, तो फिर उन्होंने कहा चलो कोस पे चलते हैं जी, कोस करेगा अपना काम। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है, तो ये बात भी अपने को समझ में आ गई है। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि कोस अल्फा निकालें कैसे भाई? भाई अब एक वेक्टर मेरे पास है, अगर एक वेक्टर मेरे पास है तो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा निकलना भी तो चाहिए। तो बिल्कुल निकल जाएगा। देखो वेक्टर मेरे पास है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो चलो निकाल के देखते हैं जरा। कोस अल्फा निकालने का प्रयास करते हैं सबसे पहले। तो क्या करते हैं, यहां से परपेंडिकुलर डाल करके एक ट्रायंगल तो कंप्लीट कर ही सकते हैं अपन, कर सकते हैं ना एक ट्रायंगल कंप्लीट। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मुझको आप बता दो, क्या बताओगे आप मेरे को आप ये वाली लेंथ बता सकते हो क्या? ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ बता सकते हो आप? भाई आप ए कोमा बी कोमा सी पे कैसे पहुंचे? आप एक्स के अलोंग ए चले, वाई के अलोंग बी चले, जेड के अलोंग सी चले, तभी तो पहुंचे ए कोमा बी कोमा सी पे। तो एक्स के अलोंग वाली लेंथ ए होती है, और ये लेंथ मुझको पता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो कोस अल्फा लोगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो निकल नहीं गया कोस अल्फा? तो कोस अल्फा निकल गया ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो कोस बीटा कितना निकलेगा? बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कोस गामा निकलेगा सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अगर हमको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने हैं किसी वेक्टर के, तो बहुत ही इजी तरीके से फाइंड आउट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये यहां पे आए हैं डायरेक्शन कोसाइंस, ये आए हैं डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन आ गई। मैं तो एक और बात कहना चाहता हूं, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अगर डायरेक्शन रेशियो पता हो, देखो डायरेक्शन रेशियो पता हो तो डायरेक्शन कोसाइन निकल जाते हैं। अगर डायरेक्शन रेशियो ए कोमा बी कोमा सी है, ए रेशियो बी रेशियो सी है ना, कोमा नहीं लगा सकते। डायरेक्शन रेशियो किसी वेक्टर के ए रेशियो बी रेशियो सी है, तो उसका डायरेक्शन कोसाइन बता सकते हो आप? बिल्कुल बता सकते हैं अपन। ठीक है, अच्छा मेरे को एक और बात बताओ आप, है ना, वेक्टर की बात तो समझ में आ गई, डायरेक्शन कोसाइन लाइन के कैसे निकालेंगे अपन? निकाल तो देंगे लाइन के, लाइन के अलोंग वेक्टर पता होना चाहिए हमको, लेकिन यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि एक लाइन जो है, तो एक लाइन जो है उसमें एक ही डायरेक्शन कोसाइन का सेट मिलेगा या फिर दो डायरेक्शन कोसाइंस मिलेंगे? सीन क्या होगा? लाइन बना दी मैंने, देखो ये बना दी मैंने लाइन, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब इस लाइन के अलोंग वेक्टर भी मेरे को पता है, वेक्टर पैरेलल टू दिस लाइन पता है जी मेरे को, वेक्टर पैरेलल टू दिस लाइन पता है मेरे को। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो पता है मेरे को लाइन के, है ना, डायरेक्शन रेशियोज पता है, डायरेक्शन रेशियोज लाइन के पता है मेरे को, ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, तो मुझे डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं, डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं लाइन के। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे अभी बताएंगे हम, अभी बताएंगे हम, लेकिन पहले हम समझ लें यहां पे कि इंक्लिनेशन क्या होंगे लाइन के। तो लाइन में इंक्लिनेशन जो है वो अल्फा, बीटा और गामा भी बोला जा सकता है, और पाई माइनस अल्फा पाई माइनस बीटा पाई माइनस गामा भी बोला जा सकता है। ये बात हमें समझनी होगी, ठीक है ना भाई। लाइन में तो इस वेक्टर के अलोंग वाला डायरेक्शन बोल दो या इस वेक्टर के अलोंग वाला डायरेक्शन बोल दो, लाइन तो वही बननी है। तो लाइन में
जो इंक्लिनेशंस हैं, पहले तो इंक्लिनेशंस को समझते हैं। इंक्लिनेशंस ऑफ लाइन जो हैं आर एल्फा कोमा बीटा कोमा गामा, या फिर बोल दो पाई माइनस एल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा। तो डायरेक्शन कोसाइन जो है लाइन के, डायरेक्शन कोसाइन लाइन के या तो आप बोल दो कोस एल्फा कोस बीटा कोस गामा, या फिर आप बोल दो माइनस कोस एल्फा, है ना, क्योंकि इनके कोस लोगे तो माइनस कोस एल्फा माइनस कोस बीटा माइनस कोस गामा। बातें समझ में आ रही है आपको, है ना। तो लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइन है वो आप कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा बोल दीजिए, या माइनस कोस अल्फा माइनस कोस बीटा माइनस कोस गामा बोल दीजिए। और कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा निकालते कैसे हैं वो आपको बता रखा है मैंने, ठीक है ना। कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा निकालते कैसे हैं, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा निकालने का तरीका आपने को पता है, डायरेक्शन रेशो पता है, ए रेशो बी रेशो सी, तो डायरेक्शन कोसाइन बहुत इजीली निकल जाते हैं। ये निकल गए जी, ठीक है। और ये हो गया सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस या तो आप इनको बोलोगे या आप इनके आगे नेगेटिव लगा करके बोलोगे, ठीक है। क्लियर है ना बात एकदम, ठीक है। तो लाइन का डायरेक्शन डील करना हो तो डायरेक्शन कोसाइन से भी कर सकते हो, डायरेक्शन रेशो से भी कर सकते हो। वेक्टर का डायरेक्शन डील करना हो तो भी डायरेक्शन रेशो डायरेक्शन कोसाइन से कर सकते हो, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन से डील करोगे तो बिल्कुल यूनिक बात मिलेगी आपको। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हम कर लिया करेंगे डील, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली है, अगर मैं कोस अल्फा का स्क्वायर कर दूं, कोस बीटा का स्क्वायर कर दूं और कोस गामा का स्क्वायर कर दूं और जोड़ दूं तो क्या आंसर आएगा, वन आंसर आएगा। कोस अल्फा का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कोस बीटा का स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कोस गामा का स्क्वायर करोगे तो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जोड़ोगे तो न्यूमरेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया, डिनोमिनेटर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा, वन आ गया आंसर। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं उनके स्क्वायर का जोड़ जो है वो मेरे को कितना मिलता है, वन मिलता है। तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा मेरा वन होता है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। मैथमेटिशियन लोगों ने कहा कि यार जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं मेरे, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, इनको एल एम एन से डिनोट कर दिया करो आप, है ना, बहुत ही शॉर्ट में लिख दिया करो इनको आप। कोस अल्फा को उन्होंने कहा कि एल से डिनोट कर दिया करो, कोस बीटा को एम से और कोस गामा को एन से। तो कहा कि एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन बोल दिया करो, एल कोस अल्फा हो जाएगा, एम कोस बीटा हो जाएगा और एन क्या हो जाएगा, कोस गामा हो जाएगा। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या है, एल एम एन, एल एम एन है डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर मेरा कितना होता है, वन होता है। एक बात तो अपन ये वाली नोट कर लेंगे, ठीक है। एक और बात नोट कर लेंगे अपन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, चाहे कोई वेक्टर हो चाहे कोई लाइन हो, उसके एल एम एन इस बात को जरूर फॉलो करते होंगे कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी अपने को, वन मिलेगी। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे नोट करने वाली है, अगर किसी लाइन का आपने अल्फा और बीटा फिक्स कर दिया तो गामा ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है जी, ठीक है। एक लाइन का आपने एक्स के साथ एंगल बांध दिया, वाई के साथ उस लाइन को बांध दिया, तो जेड के साथ जो है वो बंध जाती है, ये बात भी हमें समझनी होगी, ठीक है। समझ ली वहां पे, ठीक है। तो गामा ऑटोमेटिकली यूनिक आंसर आएगा, ठीक है। चलो जी, बहुत ही बढ़िया। अब देखो कोस स्क्वायर अल्फा को लिखो वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा को वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिखा, कोस स्क्वायर बीटा को वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिखा, कोस स्क्वायर गामा को वन माइनस साइन स्क्वायर गामा लिखा, है ना, इक्वल टू वन है ही। तो यहाँ पे वन और वन कैंसल होकर के
साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा, इधर माइनस के थे, राइट में लेके जाऊंगा तो किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा हो जाएंगे, और ये 1 और 1 2 के बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये वाली बात भी अच्छे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो याद रखते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू मेरी 1 हो गई। ठीक है, तो 2 हो गई, इसकी वैल्यू जो है वो 2 हो गई। ठीक है, तो ये दो बातें याद रखनी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए तो बड़ी काम की बात है, कई सारे सवाल का करने के लिए इस्तेमाल में आते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन की जानकारी हो गई। डायरेक्शन कोसाइन एक बहुत शानदार प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, ये पता चल गया। वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन, वेक्टर के डायरेक्शन रेशो, लाइन का डायरेक्शन कोसाइन, लाइन के डायरेक्शन रेशो की कंप्लीट जानकारी हमें हो गई है। तो अगर हमें एक वेक्टर या लाइन का डायरेक्शन बताना हुआ करेगा तो हम सिंपली डायरेक्शन रेशो या डायरेक्शन कोसाइन की हेल्प से डायरेक्शन बता दिया करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें अगर समझ में आ गई तो फिर कुछ सवाल करते हैं इनके ऊपर। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू लाइन्स आर कनेक्टेड बाय द रिलेशंस, मतलब ये रिलेशन और इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले एल एम एन के दो सेट हैं। एल एम एन के दो सेट हैं, दो सेट हैं तो एक सेट एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा दूसरी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो वो जो दोनों एल एम एन के सेट हैं वो बता दो, ये कह रहा है सवाल, ये कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, वो तो दोनों सेट हैं एल एम एन के, वो बता दो। ठीक है, ये तो क्वेश्चन का मीनिंग हो गया। अब आपको इस क्वेश्चन के बारे में बता दूं, ये क्वेश्चन जो है ना ऐसे शकल के सवाल बोर्ड में भी आते हैं, जेई में भी आते हैं, जेई एडवांस में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। मतलब हर एग्जामिनेशन के लिए इस शकल के प्रॉब्लम बड़े इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, तो एक सटीक तरीके से, एकदम ज्यादा इसमें मशक्कत ना करनी पड़े, एक सटीक तरीके से सोल्व करना आना चाहिए। तो यहां पे इस भैया ने कहा कि भाई L माइनस 5m प्लस 3n 0 है, तो मैंने इन वाले भैया को कहा कि L की जो वैल्यू है उसको आप 5m माइनस 3n ले लीजिए। ठीक है, और मुझको एक रिलेशन दे रखी है 3l स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 0। तो मैं क्या करूंगा, ये जो L की वैल्यू है प्यार से उठा के इस L की वैल्यू को यहां डाल दूंगा और m और n में मेरी एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है जी, तो L की वैल्यू उठा करके यहां फिट कर दी, तो 7, ये L की वैल्यू उठा दी ना, यहाँ पे फिट कर दी मैंने, 7l स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। और मुझे एक बात भूलनी नहीं चाहिए कि इन दो रिलेशन के अलावा एक चीज मेरे को पता है कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ये बात मैं जानता हूं, तो मैं इसका भी इस्तेमाल करूंगा बाद में। ठीक है, तो यहां पे जब हम इसको सोल्व कर रहे होंगे तो मेरे को मिल जाएगा 7, हाँ इसमें कुछ कैलकुलेशन में जोहर दिखाने का मौका है क्या अपने पास? ज्यादा कुछ मौका तो मुझे नहीं लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, ओपन करनी पड़ेगी ब्रैकेट। तो 25m स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर माइनस 30mn प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू कर दिया मैंने 0। ठीक है, तो यहां से मेरे को मिला टोटल m स्क्वायर, देखे तो कितने हो गए, 25 7 जा कितना हो गया 175 और प्लस 8 180 तो m स्क्वायर हो गए, है ना। 63n स्क्वायर में से 3n स्क्वायर चले गए, तो अपने पास हो गए टोटल 60n स्क्वायर बचे बस। ठीक है जी, 7 इंटू 3 करेंगे तो ये लो 210 mn अपने पास हैं, तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी आ गई जी। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं ये इक्वेशन जो है 10 से भी डिवाइड हो रही है और 3 से 30 से इनफैक्ट डिवाइड हो रही है ना। तो 30 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 6m स्क्वायर
7mn प्लस 2n² इक्वल टू 0, ऐसा कुछ सीन आ रहा है। और यहां मेरे को लगता है फैक्टर बन जाएंगे फिर आपके, तो 6m² माइनस 4mn माइनस 3mn, ऐसा कुछ करोगे तो आप यहां इजीली फैक्टर बना लोगे। ठीक है, तो यहां बना लेते हैं फैक्टर। तो यहाँ पे 2m अगर अपन कॉमन लें, 2m कॉमन लें तो 3m माइनस 2n मेरे को लगता है बचेगा। ठीक है जी, और माइनस में n कॉमन लें यहाँ से, माइनस में n कॉमन लें यहाँ से, तो 3m माइनस 2, 3m, 3m, ये वापस लिख दे रहा हूं मैं, 3m माइनस 2n था ना, यहाँ पे 3m माइनस 2n जो है यहाँ पे ही बच गया। तो 3m माइनस 2n, 2m माइनस n इक्वल टू 0 आ गया। यहां से बोल सकता हूं आइदर 3m इक्वल टू 2n, या तो 3m 2n के बराबर होगा या फिर 2m n के बराबर होगा। मैं यहां से ये संदेश देना चाहता हूं कि या तो m बाय n, m बाय n लेकर के गया मैं, या तो m बाय n मेरा 2/3 होगा, या फिर m बाय n मेरा 1/2 होगा। ठीक है, ऐसा कुछ लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है जी, बढ़िया। अब m बाय n इक्वल टू 2/3 लेकर के चीजें सोल्व करूंगा, m बाय n इक्वल टू 1/2 लेकर के चीजें सोल्व करूंगा। मुझे लगता है दो अलग अलग लाइन के डायरेक्शन कोसाइन मेरे को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने ले लिया m बाय n इक्वल टू 2/3। थोड़ा यहाँ पे अलजेब्राइक कैलकुलेशन है, m बाय n इक्वल टू 2/3 लेके सोल्व करने वाला हूँ, और m बाय n फिर मैं 1/2 लेकर के सोल्व करने वाला हूँ। ठीक है, तो करते हैं सोल्व। इक्वेशन मैंने ये पकड़ ली, कौन सी पकड़े, कोई भी पकड़ सकते हो आप। मैं ये पकड़ रहा हूँ 7l² प्लस 5m² माइनस 3n² इक्वल टू 0, और l² प्लस m² प्लस n² इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये दोनों इक्वेशन में उठा करके यहाँ लेके जा रहा हूँ। 7l² प्लस 5m² माइनस 3n² इक्वल टू 0, और l² प्लस m² प्लस n² इक्वल टू 1। मैं चाहता हूं इन दोनों इक्वेशंस में से l को हटा दूं मैं, क्योंकि l हटाऊंगा तो m n में रिलेशन मिल जाएगी, और m n में एक रिलेशन जानता हूं मैं, दो रिलेशन हैं, दो वेरिएबल हैं, सोल्व कर लूंगा मैं। ठीक है, तो यहां मैं क्या कर रहा हूं, 7 से मल्टीप्लाई करके और माइनस कर रहा हूं, है ना, यू माइनस कर रहा हूं। तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल हो गया, 7m² माइनस 5m² करोगे तो ये 2m² हो गया, और 7 माइनस और माइनस 3 हो गया 10n² इक्वल टू 7 आ गया, है ना। तो ये चीज मेरे को मिली। तो m जो है मेरा m जो है मेरा वो है 2/3n, तो m की जगह मैंने डाल दिया 2/3n, 2/3n। ठीक है, ऐसा करके आप देखिए मुझको मेरा n मिल जाएगा। ठीक है, n मिल जाएगा, n मिल जाएगा, फिर m भी मिल जाएगा। तो ये हो गया 2 इंटू 4/9, तो ये हो गया आपका 8/9 n² प्लस 10n² इक्वल टू 7। तो 98 n² इज इक्वल टू 63। कुछ अजीब सा क्यों आ रहा है ये, आ रहा है तो आ रहा है, कुछ कैंसिल वगैरह तो हो भी नहीं रहा। 7 से हो रहा है, 7 से हो रहा है, यस। तो 7 से हो रहा है तो ये 9 हो गया, ये 14 हो गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। तो यहां से जो n की वैल्यू आई वो आई +-3/√14। ठीक है, तो n की वैल्यू +-3/√14 आ गई, तो इसके करस्पॉन्डिंग मैं कहता हूं m भी आ जाएगा। तो m कितना आ गया, m आएगा 2/3 कर दो इसका, जैसे ही 2/3 करेंगे 3 से 3 कैंसिल होकर के m आ गया +-2/√14। n मेरा आ चुका है +-3/√14। तो ये वाले रिलेशन का इस्तेमाल करके मैं l भी निकालूंगा। m का स्क्वायर करते हैं 4/14,
n का स्क्वायर 9/14, दोनों को जोड़ा 9/14, 4/14 कितना हो गया 13/14, तो l स्क्वायर के हिस्से में बचा 1/14 बस, तो 1/14, तो l आ गया यहां से, l आ गया यहां से 1/√14, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहली लाइन थी मेरी, उसके एलएमएन मेरे को मिल गए हैं, है ना, पहली लाइन जो है उसके मेरे को एलएमएन मिल गए हैं, और वो एलएमएन क्या है, वो एलएमएन देखो, प्लस वाला साइन लोगे तो तीनों प्लस वाले लेने पड़ेंगे क्या आपको, प्लस वाला लोगे तो तीनों प्लस वाले लेने पड़ेंगे, ये प्लस का लोगे तो देखो ये प्लस का आया, ठीक है ना, हाँ, प्लस के करस्पॉन्डिंग तीनों प्लस के होंगे। देखो यहाँ पे ये बात भी समझनी होगी कि n में प्लस लिया तो m मेरा प्लस का आया, ठीक है, और n और m प्लस के ले रहे हो तो l क्या आएगा, वो यहां से मुझे एग्जैक्ट पता चलेगा क्या आएगा, माइनस वाला आएगा कि प्लस वाला आएगा, ठीक है ना, साइन यहाँ पे तमीज से देखने पड़ेंगे। तो चलो मैं देख लेता हूं, है ना, मेरा मेरा देखो दोनों प्लस के लेता हूं मैं, m मैंने ले लिया 2/√14, इस प्लस के करस्पॉन्डिंग ये प्लस का है, ये समझ में आ गया, बट इस प्लस दोनों प्लस के करस्पॉन्डिंग l माइनस का है कि प्लस का, ही चेक करना होगा, m 2/√14, n 3/√14, ठीक है, m मेरा है 2/√14, m है मेरा 2/√14, तो -5 इंटू 2 -10/√14 हो जाएगा, ये है 3/√14, तो 9/√14, ये -10/√14, ये 9/√14, तो -1/√14, उधर जाके +1/√14, तो इसका मतलब प्लस वाला ही लेना है, ये बात भी यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, तो इसका मतलब ठीक है, तो ये प्लस, तीनों प्लस वाले होंगे या फिर तीनों माइनस वाले होंगे, और एक लाइन के दो डायरेक्शन कोसाइन आने भी थे, आते ही हैं, लाइन के दो डायरेक्शन कोसाइन होते ही हैं, ये बात आपको समझाई जा चुकी पहले ही। तो यहाँ पे हो गया भाई +-2/√14 +-3/√14 अरे उल्टा लिख दिया, एल को पहले लिखना है, गड़बड़ नहीं करनी, एल को पहले करना है 1/√14, फिर एम लिखना है, हाँ फिर एम लिखना है, और फिर लिखना है एन को, ठीक है, एलएमएन वाले सीक्वेंस में लिखना है। तो यार एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइन तो हमने सक्सेसफुली निकाल दिए, ठीक है, दूसरी लाइन के भी निकाल देते हैं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, घबराएंगे नहीं अपन कैलकुलेशन करने में। m/n इक्वल टू 1/2, m/n इक्वल टू 1/2 के लिए भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज मैं देख चुका हूं कि 2m² + 10n² इक्वल टू 7, है ना, वापस से करूंगा तो ये तो यही आनी है, 2m² + 10n² इक्वल टू 7 देख चुका हूं, तो इसको कॉपी कर लेता हूं, 2m² + 10n² इक्वल टू 7। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने 2m इक्वल टू n है ना, 2m इक्वल टू n है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4m² + 20n² इक्वल टू 14, 2mn² है तो 4m² कितना हो जाएगा, 2m इक्वल टू n है तो 4m² कितना हो जाएगा n², तो n² + 20n² इक्वल टू 14, तो यहां से n² आ गया आपका 14/21, है ना, 2/3, तो n आ गया मेरा ±√2/3, n की वैल्यू ±√2/3 आ रही है, तो इसको उधर ले गए तो m भी आ गया अपना, m आ गया ±√2/3 इंटू 1/2, तो 1/2 इंटू √2/3, ठीक है। तो थोड़ा मजे लेने के लिए इसको ऐसा लिख देते हैं, √2/3 को ऐसा लिख देते हैं अपन, √2/3 को अगर मैं लिख दूं 4/√6, तो ठीक है क्या लिखना, 2/√6, 2/√6 लिखना बिल्कुल ठीक है। तो 2/√6 इसको कर दिया तो ये थोड़ा प्यारा सा लगना चालू हो जाएगा, इसका 1/2 लेंगे तो ये 1/√6 आ जाएगा, ठीक है ना, इस n का हाफ करोगे तो m आ जाएगा 1/√6, ठीक है। l निकाल लेते हैं, अगर n मेरा पॉजिटिव है तो m मेरा पॉजिटिव है, n मेरा पॉजिटिव है, m मेरा पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ पे सलाह दूंगा, बहुत बड़ी सलाह दे रहा हूं कि n और m निकलने के बाद l जो है आपका वो इस इक्वेशन से निकालें आप, l - 5m + 3n इक्वल टू 0 से, क्योंकि साइन यहाँ पे l का खट से निकल के आ जाएगा, है ना, कौन से रिलेशन से कह रहा हूँ, l - 5m + 3n इक्वल टू 0 से,
है ना। n की वैल्यू यहाँ पे फिट कर रहे हैं अपन 2/√6, m की वैल्यू अपन फिट कर रहे हैं 1/√6। तो यहाँ पे l की वैल्यू देखते हैं कितनी आ रही है, -5, -5/√6 प्लस 6/√6 तो कितना हो गया, +1/√6। तो इंटरेस्टिंगली एल यहाँ पे -1/√6 आ गया है दोस्तों, ठीक है। तो बहुत ही जादुई बात जो थी, जिसका हमें डर था, वो यहाँ पे कुछ हो भी रही है कि जी यहाँ पे जो दूसरी लाइन है उसके एलिमेंट आप देखोगे, उसके एलिमेंट आप देखोगे तो वो मेरे को मिल रहे हैं -1/√6 कोमा MLM 1/√6 कोमा आपका 2/√6, ठीक है ना। तो माइनस के करस्पॉन्डिंग यहाँ प्लस का निशान है और यहाँ प्लस का निशान लोगे तो यहाँ माइनस के निशान आ जाएंगे। ऐसी कोई घटना यहाँ हो रही है, ठीक है। सिर्फ ये माइनस करते ही जो जो लाइन को यूं जाना चाहिए था वो ऐसे कुछ हो जाएगी, उसका डायरेक्शन बदल जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरे L2 M2 N2 आए हैं, अगर ध्यान से बात करें दूसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन आए हैं, और यहां जो मेरे आए थे ये आए थे L1 M1 और N1 आए थे, L1 M1 N1 थे, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे सिंबल अच्छे से बना देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। L1 M1 और N1 आए थे, यही निकालना है, ठीक है। तो एक बार वापस से क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन वाले ने कहा कि भाई इन दोनों रिलेशंस को साइमल्टेनियसली फॉलो करने वाली दो लाइन मिलेंगी, मतलब दो LMN के सेट निकलेंगे, ये कहने का प्रयास किया जा रहा था। दो इक्वेशन दे दी, तीसरी हम जानते हैं, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल जब होती हैं सोल्व होने के चांसेस काफी होते हैं। हर बार हूं ऐसा तो नहीं बोल सकते अपन, लेकिन हाँ काफी चांसेस थे। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये रिलेशन आपस में एक बड़ी लवली सी रिलेशन यहाँ पे फॉलो कर रही हैं। जैसे इसको इनके साथ, इसको इसके साथ, या इसको इसके साथ आप सेट करोगे तो एक क्वाड्रेटिक बनेगी और उसके बाद चीजें प्रोसीड की जा सकती हैं। तो मुझे तो ये बड़ा स्टैंडर्ड सा प्रोसेस लगता है, जिसमें एकदम नीट एंड क्लीन अपनी थॉट होनी चाहिए और सवाल सोल्व किया जा सकता है। क्लियर है बात। इस तरीके का कोई सवाल मैं कराऊंगा नहीं, और जहां पे भी इस तरीके का सवाल मिले आपसे भी ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, हो जाना चाहिए भी सवाल, ठीक है जी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई डीसीज बताओ, डीसीज बता देंगे, डीआरस पता लग गए तो, है ना। ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू टू लाइंस हुज डीआरस आर, दो लाइंस के डायरेक्शन रेशो दे रखे हैं। तो दो लाइन के डायरेक्शन रेशो दे रखे हैं, इसका मतलब ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है ना। तो इसके पैरेलल वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। डी आर का देने का मतलब उसके पैरेलल वेक्टर है, डी आर देने का मतलब है इसके पैरेलल वेक्टर मेरे को दिया हुआ है, ठीक है। इनके परपेंडिकुलर लाइन, इनका क्रॉस करूंगा तो परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा, मतलब जो लाइन मेरी है उसके पैरेलल वेक्टर मिल जाएगा, मतलब मेरे डी आर मेरे को मालूम चल जाएंगे तो डी सीज मालूम चल जाएंगे, ठीक है। तो डी आर जो है ना, चलो पहले वेक्टर पैरेलल टू दी परपेंडिकुलर लाइन, तो वो निकल जाएगा इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने से। तो क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं जी इनका, 1 2 3 -2 1, कितना वेक्टर आ गया, 8 - 3 5 i कैप 4 + 6, 4 + 6 कितना हो गया 10, तो -10 j कैप 1 + 4 5 k कैप हो गया, ठीक है। तो इसको लिख देंगे 5 कॉमन लेकर के i कैप -2 j कैप प्लस k कैप। इस 5 का कोई मेन रोल नहीं है, मुझे डीसीज बताने हैं, डीसीज ऑफ द लाइन। कौन सी लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। तो वो मेरे को मिल जाएंगे, क्या मिलेंगे, a/√of 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर √6 कोमा -2/√6
कोमा 1/√6 लाइन है भाई ये, तो प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, दो सेट ऑफ डीसीज मिलने चाहिए, मिलेंगे, लिख दिया आंसर। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन तो अपन कर ही सकते हैं। फेमस सवाल है जी, कभी भी जेई मेंस में टपक सकता है, जेई मेंस के पेपर के लिए ठीक सवाल है। बोर्ड में ये क्वेश्चन जो बड़े सवाल होते 5-6 नंबर वाले, उनमें फेमस सवाल माना जाता है ये। तो इस सवाल को 12वीं वाले तो बहुत ही शिद्दत से करें, और 13वीं वाले जो हैं वो भी इसको बड़े ध्यान से करें, क्योंकि ये देखा देखा है मगर पेपर में नहीं होता कई बार, तो इसलिए इसको मैं नोट्स में लेता हूं। चलो लेट्स सी द क्वेश्चन। अ लाइन मेक्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंगल्स विद 4 डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब। ठीक है, तो पहले क्यूब यहां बना लेता हूं मैं, और क्यूब भी कुछ इस प्रकार से बनाया कि यहाँ पे इसको मैं एक्स एक्सिस के अलोंग ले रहा हूँ, ये जो है इसको मैं वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग ले रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग ले रहा हूँ। ठीक है, तो क्यूब के जो डायगोनल हैं उनकी चर्चा करेंगे अपन। एक बार मैं क्यूब के सारे कोने जो है ना, इनके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं मैं। तो ए साइड लेंथ का क्यूब लोगे तो ये जो वर्टेक्स है इसको आप लिख सकते हैं a,0,0। ठीक है ना, यहाँ पे ये वाला जो वर्टेक्स है इसको क्या लिख सकते हैं अपन, z के अलोंग है ना, ये 0,0, a लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाले को आप बोल सकते हैं 0,a,0 बोल सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल ये इधर आ गया है ये एकदम, तो ये है मेरा a,a,a। ठीक है, अब एक्स वाई प्लेन में जो फेस है ना उस पे z कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो यहाँ पे देखो a,a है ना, z यहाँ पे 0 है। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये बाहर आ गया है तो z इसका a हो चुका है, z इसका a हो चुका है ना, z a हो चुका है इसका, x के अलोंग नहीं गया ये, तो x इसका 0 है, y और z इसके a हो चुके हैं। ठीक है, हाँ ये वाला देखो z के अलोंग बाहर निकल गया है ना, x की तरफ भी आ गया, y की तरफ नहीं बढ़ा ये, तो इसका y 0 है ना। तो सबके कोऑर्डिनेट अपन लिख रहे थे ऐसे ही करके, तो मैंने कोऑर्डिनेट सबके लिख दिए। अच्छा ये वाला भी है एक 0,0,0। ठीक, तो इसके जो 4 डायगोनल हैं उनके अलोंग वेक्टर लिख सकते हैं अपन, है ना, है ना। तो वेक्टर्स अलोंग 4 डायगोनल्स ये लिखना चाह रहा हूं मैं, वेक्टर्स अलोंग 4 डायगोनल्स, तो 4 जो डायगोनल्स हैं उनके अलोंग वेक्टर लिखते हैं अपन। ठीक है, तो इनको बोल देंगे अपन v1 वेक्टर, v2 वेक्टर, v3 वेक्टर, v4 वेक्टर। ठीक है, तो देखो जरा जी, इसको जब आप ज्वाइन करोगे इधर के साथ और इसको ज्वाइन करोगे जब इधर के साथ, तो दो बनेंगे, दो डायगोनल तो ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, दो बन जाएंगे, फिर कि इसको ऐसे इसके साथ और इसको ऐसे इसके साथ जोड़ेंगे, तो पहले क्या करते हैं अपन, निकालते हैं 1 बाय 1। तो है ना, तो किसको करें, इसको इसके साथ जोड़ दें पहले, तो ये आ जाएगा ए आई कैप, है ना, फिर 0 माइनस ए जे कैप, 0 माइनस ए के कैप, देखना मैं कहीं गलती ना कर दूं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, फिर इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ए आई कैप माइनस ए जे कैप ए के कैप। ठीक है, ए आई कैप माइनस ए जे कैप प्लस ए के कैप, हो गए भाई दो डायगोनल। तो अब देखो जरा, इसको इसके साथ मिला दो जी। ठीक है जी, ये हो गया जी डायगोनल, है ना। अब जी इसको इसके साथ मिला दो जी, ओके जी, ए आई कैप ए जे कैप माइनस ए के कैप, 4 डायगोनल के अलोंग वेक्टर निकल गए। अब ये कह रहे हैं कि एक लाइन है जी कोई, तो लाइन तो कोई रैंडम लाइन है,
तो लाइन के डायरेक्शन रेशो ले लेते हैं कुछ अपन। लेट द डायरेक्शन रेशो, है ना, कोई लाइन जा रही है जी ऐसे करके। अब कैसी लाइन जा रही है, ऐसे करके एक लाइन गई, यूं आई इस वाले फेस में से हो करके ऐसे करके, और ये लो बना दिया ऐसे करके। मान लो ये लाइन है जी कोई, है ना, इस लाइन के डायरेक्शन रेशो ले लो जी, है ना, ऑफ एनी लाइन। ये डायरेक्शन रेशो ले लिया जिसके, इसके डायरेक्शन रेशो ले लो। लेट डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन, कितने ले लाइन के डायरेक्शन रेशो, कितने ले लें अपन, कुछ डायरेक्शन रेशो क्या ले लें, LMN ले लें क्या, ले लेते हैं LMN ले लेते हैं, कोई बात नहीं, LMN ले लेते हैं, ये लो, है ना। डायरेक्शन रेशियोज को ऐसा भी लिख सकते हो आप, L, M, आपने अंग्रेजी लिख दी ना, पहले अंग्रेजी लिख दी तो समझ में आ गया कि हाँ डायरेक्शन रेशियो ही लिखे हैं। L रेशियो M रेशियो N लिख दो तो भी कोई बात नहीं है, दोनों ठीक है नोटेशंस। तो अब इस लाइन का इस डायगोनल के साथ एंगल अल्फा है, क्या है, एंगल अल्फा है। तो एंगल अल्फा है तो कोस अल्फा डॉट करके निकलेगा, मेरा इंटरेस्ट कोस अल्फा में है जी। तो इसका जब मैं, है ना, इसके साथ तो अगर डायरेक्शन रेशियो पता है तो वेक्टर इसके अलोंग पता है, ठीक है। तो आप डायरेक्शन रेशियो लिख लो, या और सहूलियत आपकी रहे तो मैं वेक्टर ही लिख देता हूं इसके अलोंग, वेक्टर अलोंग दिस लाइन, है ना, इस लाइन के अलोंग एक वेक्टर लिख देता हूं, ये लो, वेक्टर अलोंग द लाइन, वेक्टर अलोंग द लाइन लिख देता हूं मैं, LI कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप, ये मान लिया मैंने कोई वेक्टर, ठीक। तो हाँ, तो कोस अल्फा बता दो कितना होगा, कोस अल्फा, कोस अल्फा का फॉर्मूला होता है दोनों का डॉट कर दो, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड कर दो, ठीक है। तो दोनों का डॉट करो जरा, इसका डॉट करोगे तो क्या हो गया, AL माइनस AM माइनस AN, है ना, AL माइनस AM माइनस AN डिवाइड बाय, डिवाइड बाय, डिवाइड बाय क्या करें, है ना, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे कैलकुलेशन को अगर आप आसान बनाना चाहते हो ना, तो आप इन LMN को डायरेक्शन कोसाइन के रूप में ले सकते हो, कि भाई देखो अगर ये एक लाइन है, इस लाइन के डायरेक्शन, है ना, लेट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस लाइन आर कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, मतलब LMN इसके डायरेक्शन कोसाइन है, तो इसके अलोंग वेक्टर अपने आप LI कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप हो जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो इससे मेरे को मदद क्या मिलेगी, ये वैल्यू मैं 1 कह दूंगा एक तो, है ना, तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगेगा बस, और कोई बात नहीं है। तो ये हो गया हमारा AL माइनस AM माइनस AN डिवाइड बाय कितना हो गया, रूट 3A, तो A से A कैंसिल होके L माइनस M माइनस N अपॉन रूट 3 हो गया। तो सिमिलरली कोस बीटा निकल जाएगा जी, कोस गामा निकल जाएगा जी, कोस डेल्टा निकल जाएगा जी। तो कोस बीटा में देख लेते हैं अपन, है ना, यहां माइनस आएगा और कोस गामा में यहां माइनस आएगा। चलो तो ये हो गया कोस बीटा, है ना, हाँ कोस गामा में तो सारे पॉजिटिव थे, कोस डेल्टा में ये यहां आ गया, ठीक है। ये समझ में आ गया आपका, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, है ना। नाउ लेट्स फाइंड, ये वाली बात भी है और ये वाली बातें भी हैं, इनका इस्तेमाल करके आप मुझे कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा निकालोगे ना, तो आपको पता ही है, आ गया एक, तो इसका स्क्वायर करोगे तो L माइनस M माइनस N का स्क्वायर, है ना, डिवाइड बाय 3 हो गया, तो 1/3 कॉमन ले लिया, प्लस इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो लिख देते हैं, औपचारिकता है, कैलकुलेशन करेंगे जी। हो गया वैसे तो क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा ध्यान से अगर देख लोगे तो बस ये है कि मैनेज हो जाएगी कैलकुलेशन इजीली। तो 1/3,
जब अपन इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर आएगा। यहाँ पे एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर आएगा, यहाँ एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, तो कितने हो गए, 4 हो गए आपके एल स्क्वायर, 4 हो गए एम स्क्वायर और 4 हो गए आपके एन स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया बात है। अच्छा और कौन सी टर्म आएंगी, इधर आएगा देखो, एक तो माइनस टू एल एम आएगा, -2 ln आएगा और +2 mn आएगा। ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का निशान आ जाएगा। इसको जब अपन खोलेंगे तो -2 ml आएगा, है ना, +2 ln आएगा, -2 mn आएगा। ठीक, और यहाँ पे +2 lm +2 ml +2 ln, और यहाँ देखेंगे तो -2 ln, है ना, -2 mn और +2 lm। ठीक, ऐसी सिचुएशन हो रही होगी। ठीक है, -2 lm से +2 lm कैंसिल हो गया जी, -2 ln से +2 ln कैंसिल हो गया, +2 ln से -2 ln कैंसिल हो गया, -2 mn से +2 mn कैंसिल हो गया, -2 ml से +2 lm कैंसिल हो गया। ठीक करा क्या, एक मैंने यहाँ पे क्या आएगा, mn आएगा, हाँ यहाँ पे mn आ रहा है क्या, देख लेता हूँ मैं, कभी सोचो मास्टर जी ने ऐसे आंसर लाने के लिए सेटिंग कर दी। तो ये इन तीनों का है, ये इन तीनों का है, तो यहाँ पे देख लेते एल एम, हाँ एम एन और एल एन, हाँ तो यहाँ पे एम एन आएगा, तो ये देखो कैंसिल ही आउट हो गया। और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को तो अपन जानते हैं 1 होता है। ठीक है, ये चीज अपने को पता है जी, ये चीज होती है 1। तो यहाँ पे आंसर आ गया जी 4/3, है ना। कैलकुलेशन वो लंबी नहीं होती जो हमारे कंट्रोल से बाहर ना जाए। जब तक कैलकुलेशन कंट्रोल में है, पेज चाहे 5 भर जाए 6 भर जाए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही कैलकुलेशन हल्की कंट्रोल से बाहर चलेगी तो 5 लाइन की बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। ठीक है, कुछ भी नहीं था, अपने को बस ये समझना था कि 4 वेक्टर लिख दे, फिर एक रैंडम कोई लाइन ले लो, कोई लाइन ले लो आप, है ना, उसके अलोंग वेक्टर लिख दें अपन। वेक्टर थोड़ा समझदारी से लिखेंगे, थोड़ी कैलकुलेशन करने में आपकी आसानी होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का जो रूट है, इसको अगर मैं 1 नहीं लिखता तो क्या होता, इसका स्क्वायर हो जाता, स्क्वायर हो करके यहाँ पे नीचे एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर कट जाता फिर इसके साथ। समझ आ रही है बात। तो अगर मैं खास किस्म का वेक्टर नहीं लेता यहाँ पे तो भी कोई टेंशन नहीं थी, आंसर तो आना ही था। ठीक है जी, तो एक बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है वैसे तो, लेकिन ठीक प्रॉब्लम है, आना चाहिए। ठीक है, हम लोग तो खैर याद ही रख लेते हैं इस रिजल्ट को, है ना, ऑब्जेक्टिव वगैरह में कभी आता है तो सीधा इस रिजल्ट का इस्तेमाल कर लेते, टिक कर लेते, टिक हो जाता है। बाकी आप लोगों को मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा क्वेश्चन याद कर लो, लेकिन ये एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम, बहुत ही खास किस्म का प्रॉब्लम है, तो बस ठीक है। लेट्स सी द क्वेश्चन, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड फिर करते हैं सॉल्व, देखते हैं जरा। मैं भी पहली बार ही सॉल्व कर रहा हूँ इस सवाल को। इफ अ वेरिएबल लाइन इन 2 एडजेसेंट पोजीशंस, एक लाइन वेरिएबल है 2 अलग अलग पोजीशन में, ऐसा कह लो, या 2 लाइन है ऐसा कह लो, एक ही बात है। अ वेरिएबल लाइन इन 2 पोजीशंस मतलब 2 लाइन की बात हो रही है जी, 2 जगहों की 2 लाइंस की बात हो रही है। ठीक है, तो 2 लाइंस कुछ हैं हमारे पास, है ना, तो देखते हैं जरा सीन। ठीक है, ये 2 लाइंस हैं, है ना। अच्छा, एडजेसेंट पोजीशन मतलब ये 2 लाइन कुछ ऐसी हैं, मतलब बिल्कुल ही इनके बीच में ना बहुत ही छोटा एंगल है ये, है ना, बहुत छोटा एंगल है। और इनके जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो दे रखे हैं। डायरेक्शन कोसाइन एक लाइन का तो LMN दे रखा है, ओके। दूसरी का L प्लस डेल्टा एल, M प्लस डेल्टा M, N प्लस डेल्टा N, ठीक है, ये दे रखा है। अच्छा, डेल्टा थीटा इज द स्मॉल एंगल बिटवीन द 2 पोजीशंस, तो इन दोनों पोजीशंस में डेल्टा थीटा स्मॉल एंगल दे रखा है। इसका डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास LMN है, इसके डायरेक्शन कोसाइन L प्लस डेल्टा L, M प्लस डेल्टा M और N प्लस डेल्टा N है। ठीक है, ये है। ठीक है,
इसने कहा डेल्टा थीटा जो है ना ये बड़ा स्मॉल एंगल है, तो ये जो शब्द है ना स्मॉल एंगल, अब यहां से मेरे माइंड में क्लिक कर रहा है कि बहुत स्मॉल एंगल के लिए आपको पढ़ाया जाता है ना साइन थीटा और थीटा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात अपने को समझ आ गई कि ये कहीं हो सकता है ये कहना चाहता हो, तो हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि डेल्टा थीटा भी लिखा उसने ना, मतलब थीटा भी नहीं लिखा उसने, डेल्टा थीटा लिखा, बहुत छोटा थीटा लिखा। ठीक है, और फिर उसने कहा कि डेल्टा थीटा स्क्वायर, डेल्टा एल स्क्वायर, डेल्टा एम स्क्वायर, डेल्टा एन स्क्वायर के बीच में एक रिलेशन जनरेट कर दीजिए। रिलेशन जनरेट करने का प्रयास करोगे, अपने आप रिलेशन जनरेट होकर के एबीसीडी की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी। ऐसा कुछ सीन है। तो देखो, अगर है ना स्मॉल एंगल एंगल की बात हो रही है, तो देखो कहीं ना कहीं साइन डेल्टा थीटा का रोल मिल सकता है। एक हिंट तो यहां से ये चला गया, है ना। अब दूसरी बात ये है कि यार इन दो लाइन के बीच में एंगल है, तो दो लाइन के बीच में एंगल को इन लाइन से रिलेट करना है, तो डॉट का या क्रॉस का सहारा कुछ लेना पड़ेगा हमें। साइन ऑफ दिस एंगल या कोस ऑफ दिस एंगल पे कमेंट करना पड़ेगा, है ना। अब मेरा दिल कह रहा है कि साइन पे कमेंट करना ज्यादा ठीक रहेगा। देखो करके देखा मैंने भी नहीं, करके देखेंगे तो समझ में आएगा। तो मैं कह रहा हूं कि यार इसके अलोंग वेक्टर लिख देते हैं अपन। इस लाइन के अलोंग वेक्टर हो गया आपका एल आई कैप एम जे कैप एन के कैप, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। ठीक है, और इसके अलोंग वेक्टर लिख देते हैं अपन, है ना। इस वाले लाइन के अलोंग वेक्टर हो गया एल आई कैप प्लस एम, वो लिख लेंगे अपन, वो तो मतलब अपन अपनी अंडरस्टैंडिंग है। इसके अलोंग जो वेक्टर है वो एल प्लस डेल्टा एल आई कैप एम प्लस डेल्टा एम जे कैप प्लस एन प्लस डेल्टा एन के कैप हो गया। तो अगर मैं देखूं कि जी इसके अलोंग वेक्टर ए वेक्टर है, इसके अलोंग वेक्टर मेरा बी वेक्टर है, तो अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड लेता हूं, तो मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर साइन डेल्टा थीटा हो जाएगा। ठीक है, मोड की बात कर रहे हैं अपन, तो मेरा साइन डेल्टा थीटा यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा मोड ए वेक्टर मेरा 1 है, मोड बी वेक्टर मेरा 1 है, क्योंकि है ना ए वेक्टर में क्या ले रहा हूं, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप ले रहा हूं, और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि एलिमेंट डायरेक्शन को साइन है। ये बात जानता हूं मैं, है ना। मोड बी वेक्टर भी सिमिलर तरीके से 1 है। तो एक बात तो मेरी तय हो गई कि जो साइन डेल्टा थीटा है, साइन डेल्टा थीटा है, ये मोड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है। ये बात समझ में आ गई अपने को। ठीक है, तो मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में थोड़ा इच्छुक हो गया यहाँ पे। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालने के लिए मैंने लिखा आई कैप जे कैप के कैप, और यहाँ पे लिखा एल एम एन, यहाँ एल प्लस डेल्टा एल एम प्लस डेल्टा एम एन प्लस डेल्टा एन। एक वो प्रॉपर्टी होती है R3 माइनस R2, डिटर्मिनेंट की उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल मैंने ले लिया ताकि ये एल एम एन जो है ये हट जाए। तो यहाँ डेल्टा एल डेल्टा एम डेल्टा एन ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, तो हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक बार देखते हैं कितना आ रहा है। दिस इंटू दिस, है ना। ये कुछ यहाँ पे अजीब सा क्यों आ रहा है ये, है जी। फिर जब मैं इसका मोड लूंगा ना लास्ट में, तो मैं इसका मोड लूंगा तो फिर मेरे को इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। एक दो स्टेप आगे की सोच के चलते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन जो वेस्ट ना हो, है ना। वापस जाना पड़े तो यहीं से वापस चले जाएं हम। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरे को इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो एम स्क्वायर डेल्टा एन स्क्वायर को बहुत अच्छी चीज ये नहीं मिलेगी मेरे को, है ना। ये बहुत अच्छी चीज तो मेरे को नहीं मिलने वाली। तो मेरे को लगता है डॉट पे जाना है जी। हाँ वो तो मेरे को पता है, हम भी जानते थोड़ी बात। तो क्रॉस से थोड़ा एक ये था कि लालच था यहाँ पे, तो डॉट लेंगे ना मान लो, तो डॉट, चलो डॉट पे चल पड़ते हैं अपन। ठीक है ना। क्रॉस से यहाँ पे उतना सेटिंग नहीं बैठ रही, तो लेकिन डॉट में थोड़ी मेरे को प्रॉब्लम नजर आ रही है। बाकी देखते हैं प्रॉब्लम है कि नहीं है वो एक्चुअल में, थोड़ी कैलकुलेशन करके। तो अगर मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की बात करता, तो मोड ए मोड बी कोस डेल्टा थीटा ऐसा कुछ हो जाता, है ना। तो मोड ए मोड बी तो 1 ही रहना था, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर देखो कितना हो जाता, एल स्क्वायर प्लस एल डेल्टा एल, है ना, एम स्क्वायर
प्लस एम डेल्टा एम प्लस एन स्क्वायर प्लस एन डेल्टा एन इक्वल टू कोस डेल थीटा, ऐसा कुछ सीन हो गया। तो कोस डेल थीटा मेरे को मिल गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो 1 हो गया, प्लस है ना एल डेल्टा एल एम डेल्टा एम एन डेल्टा एन, ये सारी कहानी मिल गई, ठीक है। और एक चीज मैं और जानता हूं कि एल प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर प्लस एम प्लस डेल्टा एम का स्क्वायर प्लस एन प्लस डेल्टा एन का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो यहां से देखोगे ना तो मेरे पास आ गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1, है ना, वो तो 1 हो गया क्योंकि पुराने वाला एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पता है, प्लस डेल एल स्क्वायर डेल एम स्क्वायर डेल एन स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एल डेल्टा एल, जो यहाँ पे लिखा हुआ था ना एल डेल्टा एल एम डेल्टा एम एन डेल्टा एन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इस क्वांटिटी की वैल्यू मेरे को एल डेल्टा एल प्लस एम डेल्टा एम प्लस एन डेल्टा एन की वैल्यू मेरे को मिल गई है। कितनी मिल गई है जी? कुछ मिली क्या? ये कैंसिल कर देंगे क्या? 1 और 1 कैंसिल कर देंगे, तो इसको इधर ले गए और 2 से कर दिया डिवाइड, तो मेरे को मिल गई -1/2 डेल्टा एल स्क्वायर डेल्टा एम स्क्वायर डेल्टा एन स्क्वायर का जोड़। ठीक लिख रहा हूँ क्या मैं? ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिट कर रहा हूँ इसकी जगह पे वो वाली वैल्यू, ठीक है। तो चलो कर देते हैं फिट। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो जरा, कोस डेल्टा थीटा जो है ना, इसको राइट में लेके आ रहा हूँ मैं, तो ये हो गया 1 माइनस कोस डेल्टा थीटा, ठीक। इसको लेफ्ट में ला रहा हूं तो ये माइनस साइन के साथ हो गई, है ना, और ये माइनस साइन के साथ हो गई आपकी 1/2, तो ये हो गई आपकी 1/2 डेल्टा एल स्क्वायर डेल्टा एम स्क्वायर डेल्टा एन स्क्वायर, ऐसा सीन हो गया, ठीक है। यहां तक तो बात समझ में आ गई अपने को। अब क्या करें, इसको साइन में तो लेके ही जाना पड़ेगा भाई, हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, है ना। तो ऐसा कर लेते हैं हम, डेल्टा एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एम स्क्वायर प्लस डेल्टा एन स्क्वायर जो है इसको बोल देंगे दिस इज इक्वल टू 2 को ले गए यहाँ पे, तो 2 इंटू 1 माइनस कोस एल्फा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर, अल्फा/2 होता है ना, तो 2 साइन स्क्वायर लिख दिया इसको, 2 साइन स्क्वायर ये वाला डेल थीटा बाई 2, तो डेल थीटा बाई 2 लिख दिया, बहुत ही बढ़िया जी, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करके तो 4 इंटू साइन, अच्छा डेल थीटा छोटा वैसे ही था, 2 करते ही तो और एकदम मर गया है, तो बिल्कुल ही छोटा हो गया। तो आप साइन डेल थीटा बाई 2 को डेल थीटा बाई 2 डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। तो डेल थीटा बाई 2 डायरेक्टली लिखोगे तो स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया, स्क्वायर करोगे तो ये हो गया डेल थीटा बाई 2 का, जब स्क्वायर करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, और हमारे पास एक खूबसूरत सी बात समझ में आ गई हमको। और वो खूबसूरत सी जो बात है वो कुछ यूं है कि डेल एल स्क्वायर प्लस डेल एम स्क्वायर प्लस डेल एन स्क्वायर इक्वल टू डेल थीटा स्क्वायर, ठीक है जी। तो यहां से ए बी सी डी सारे मेरे को कितने मिले, 1 मिल गए, ठीक है। तो यहां से मिल गया मेरे को a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1, तो b प्लस सी प्लस डी बाई ए देखोगे तो 1 + 1 + 3, 3/1 इज 3, ठीक है। तो b प्लस सी प्लस डी बाई ए मेरे को 3 मिल गया, ठीक है जी। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो एक बात तो यहाँ पे ये चीज नोटिस में लानी थी, ठीक है, क्योंकि इसने अंग्रेजी जो लिखी है, कोई भी चीज फालतू में एक अच्छा सवाल में क्यों ही लिखेगा ये स्मॉल एंगल, ठीक है, इस पे अपने को नोटिस में लेना है, तो साइन पे कमेंट करना ही था। क्रॉस करके वो इंटरेस्टिंग चीज बनती नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि वो फिर मैंने बताया ना मैग्नीट्यूड लेते तो फिर घिचपिच चीजें आती, है ना। डॉट लेने में ये वाली क्वांटिटी आकर के लोग फंस जाने की संभावना यहाँ हो सकती है, मगर चूंकि इनके स्क्वायर का जोड़ 1 होता है, इस बात से यहाँ निकला जा सकता है।
लाना मुझको साइन में ही था, तो कोई ऐसा स्टेप नहीं है जहाँ पे कुछ अटकना पड़े, रुकना पड़े, एक फ्लुएंसी में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है जी। तो आपने देखा होगा हमने जो सवाल किए अभी तक वो डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन के ऊपर ही सवाल किए हैं। और हमने ये भी देख लिया डायरेक्शन की ही समझ हो तो ही बहुत सारी चीजें डेवलप हो जाती हैं। तमीज से अगर किसी को कोऑर्डिनेट सिस्टम की समझ हो और डायरेक्शन की समझ हो, एक लाइन और वेक्टर के डायरेक्शन की समझ हो, और लाइन वेक्टर में डायरेक्शन में क्या रिलेशन होता है, इन बातों की समझ हो, डॉट क्रॉस का इस्तेमाल करना आता हो, तो 3D की एक बहुत अच्छी शुरुआत की जा सकती है और कई सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है। आगे की जो हमारी क्लास होगी, आगे का जो हमारा लेक्चर होगा, उसमें हम लाइन पढ़ेंगे, लाइन इन 3 डायमेंशन। ठीक है। आज हमने बेसिक्स कर लिए हैं, है ना। लाइन इन 3 डायमेंशन पढ़ेंगे और उसके बाद लाइन कंप्लीट करके फिर हम पढ़ेंगे प्लेन्स इन 3 डायमेंशन। ठीक है ना। प्लेन्स तो 3 डायमेंशन में ही पढ़ने पड़ेंगे, 2 डायमेंशन में तो एक ही प्लेन हो गया बस, वो क्या पढ़ोगे उसका। तो लाइन्स एंड प्लेन्स पढ़ेंगे और यूं करते हुए हमारी 3D कंप्लीट होगी। आपने देखा होगा को बहुत मुश्किल नहीं होती। 3D में जो कैलकुलेशन होती हैं आपको दिखने में बोर्ड भरा हुआ दिख रहा है मगर है कुछ भी नहीं इसमें। डॉट लिया है मैंने यहाँ पे और यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है, फिर बच्चों वाले जो कैलकुलेशन होती है अलजेब्रा वाली कैलकुलेशन करी है और तो कुछ भी नहीं करा इसके अंदर, है ना। तो कैलकुलेशन जो भी होती है वेक्टर 3D में, कभी भी ऐसी कैलकुलेशन नहीं होती जो आउट ऑफ कंट्रोल चली जाए। थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आउट ऑफ कंट्रोल कभी नहीं जाती। कॉन्सेप्चुअल सवाल होते हैं, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आए तो कोई परेशानी वाली बात भी नहीं होती। तो स्कोर करने वाले चैप्टर्स हैं।